अशोक कुमार शाही आचार्य श्री राधे श्याम मुरार का राजकीय महाविद्यालय झुंझुनू। प्रिय विद्यार्थियों, हम बीकॉम पार्ट थर्ड विषय व्यष्टि प्रश्न पत्र द्वितीय वस्तु एवं सेवा कर में हम जो परिभाषाएं थी तकनीकी शब्दों की, उन तकनीकी शब्दों की परिभाषा में हमने जो कि धारा 2 के अंतर्गत और उनके शब्द धाराओं के अंतर्गत उसको परिभाषित किया है, उसमें 17 बिंदुओं पर जो परिभाषाएं उनकी थी तकनीकी शब्दों की, उनका हम वीडियो में अध्ययन किया। आज हम उससे आगे जो तकनीकी शब्द हैं जिनकी परिभाषा दी गई है उसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इसमें है कारोबार शीर्षिका। इसमें ये जो धारा 2 उपधारा 18 के अंतर्गत दी गई है और इसके जो इस समय प्रावधान हैं वो समाप्त कर दिए गए हैं सारे। अतः इसकी परिभाषा 1-2-19 की धारा 2 से हटा दी गई है। ये जीएसटी लगने से साथ ही इसको हटा दिया गया है, कारोबार शीर्षिका। इसे आगे पूंजी माल, कैपिटल गुड्स। पूंजी माल से ऐसे माल से है जिनका मूल्य इनपुट कर जमा का दावा करने वाले व्यक्ति की लेखा पुस्तकों में पंजीकृत है और जिनका कारोबार के दौरान या उसे बढ़ाने में उपयोग किया जाता है ये उपयोग किए जाने की संभावना है। या तो कारोबार के बढ़ाने के जो दौरान है उसमें उसको बढ़ाने के उपयोग में किया जा सकता है या उपयोग किए जाने की संभावना है, वो पूंजी माल के बारे में इन्होंने धारा 2 उपधारा 19 के अंतर्गत व्यक्त किया है। आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन्स, उस पर्सन आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति से आज से ऐसे व्यक्ति से है जो किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में जहां उनके कारोबार का निश्चित स्थान नहीं है, प्रधान, अभिकर्ता या किसी अन्य हैसियत से कारोबार के दौरान या उसे बढ़ाने में यदा कदा ऐसे व्यवहार करता है जिसे माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति सम्मिलित होती है। ये धारा 2 उपधारा 20 में परिभाषित है। धारा 2:26 में कॉमन पोर्टल, जो कॉमन पोर्टल है उस कॉमन पोर्टल से आज से ये है कि इस अधिनियम की धारा जो 146 में उल्लेखित गुड्स एंड सर्विस टैक्स कॉमन पोर्टल से है, जो हमने इससे पहले अध्ययन किया था कि जीएसटी के लिए एक पोर्टल का गठन किया और उस पोर्टल में जो किया वो कॉमन पोर्टल के नाम से। आम कार्य दिवस, कॉमन वर्किंग डेज, ये धारा 2 उपधारा 27 के अंदर परिभाषित है। आम कार्य दिवस से आज से किसी राज्य या संघीय क्षेत्र के संबंध में ऐसे दिनों से होता है जिसे केंद्र सरकार या संबंधित राज्य या संघीय राज्य सरकार द्वारा राजपत्रित छुट्टियों के रूप में घोषित नहीं किया जाता है, जिसे गजटेड हॉलीडे नहीं किया जाता है, उस प्रकार के आम कार्य दिवस होते हैं। सक्षम अधिकारी, इसमें सक्षम अधिकारी कौन होगा, ये धारा 2 उपधारा 29 में परिभाषित है। सक्षम अधिकारी से आज से उस अधिकारी से है जिसे सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाता है। और इससे आगे संयुक्त पूर्ति, संयुक्त पूर्ति से आज से कर योग्य व्यक्ति द्वारा किसी प्राप्तकर्ता को की गई ऐसी पूर्ति से है जो माल या सेवाओं या दोनों के 2 या अधिक कर योग्य पूर्ति से मिलकर बनी है, या उसका कोई ऐसा समूह है जिन्हें कारोबार के साधारण क्रय में से एक दूसरे के साथ संयोजन के प्रकृति रूप में बांधा गया है तथा पूर्ति किया गया है जिसमें एक मूल पूर्ति है। उदाहरण के लिए, यदि माल का परिवहन बीमा और पैकिंग के साथ किया जाता है तो यह माल की पूर्ति, पैकिंग की सामग्री, परिवहन और बीमा संयुक्त पूर्ति होगी और माल की पूर्ति एक मुख्य पूर्ति होगी, जो धारा 2:30 में परिभाषित है। इससे आगे प्रतिफल,
माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के संबंध में प्रतिफल में क्या क्या चीज़ें सम्मिलित की जाती हैं, और ये प्रतिफल को धारा 2 की उपधारा 23-31 के अंतर्गत परिभाषित है। इसमें जो सम्मिलित होते हैं प्रतिफल के अंतर्गत, वो पहला है प्राप्तकर्ता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के संबंध में उनके बदले या उनके प्रलोभन के लिए, चाहे धन के रूप में हो या अन्यथा किया गया या किया जाने वाला कोई भुगतान, किंतु इसमें केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा की गई कोई आर्थिक सहायता सम्मिलित नहीं होती। यदि कोई सब्सिडी दी जाती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दें चाहे राज्य सरकार द्वारा दें, वो सम्मिलित नहीं होगी। दूसरा, प्राप्तिकर्ता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के संबंध में उनके बदले में या उनके प्रलोभन के लिए किसी कार्य हेतु प्रेरित करने का मौद्रिक मूल्य, किंतु इसमें केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा दी गई को आर्थिक सहायता सम्मिलित नहीं होगी। ये दो चीज़ें थी जो प्रतिफल में सम्मिलित हैं। परंतु माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के संबंध दी गई जमा कोई डिपॉजिट हो तो ऐसी पूर्ति के लिए किए गए भुगतान के रूप में नहीं समझा जाएगा, जब तक कि पूर्तिकर्ता ऐसी जमा का उक्त पूर्ति के लिए प्रतिफल के रूप में उपयोग न कर ले। यदि वो प्रतिफल के रूप में प्रयोग करे तो ही सम्मिलित होगी, वर्णन है। माल की निरंतर पूर्ति, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स है, वो धारा 232 में परिभाषित है। माल की निरंतर पूर्ति से आशय माल की ऐसी पूर्ति से है जो किसी अनुबंध के अधीन तार, केबल, पाइपलाइन या अन्य नलिका के माध्यम से या अन्यथा निरंतर रूप से या आवर्ती आधार पर उपलब्ध कराई जाए या उपलब्ध कराए जाने के लिए अनुबंध किया जाए, और जिसके लिए नियमित या समय अनुसार पूर्तिकर्ता प्राप्तकर्ता के लिए बीजक बनाता है, और इसके अंतर्गत ऐसे माल की पूर्ति भी सम्मिलित है जो सरकार किन्हीं शर्तों के अधीन रहते हुए अधिसूचना द्वारा निर्देशित करे। ये धारा 2 उपधारा 32 में परिभाषित है। अभी हमने माल की निरंतर की पूर्ति की बात की, अब सेवाओं की निरंतर पूर्ति, कंटिन्यूएशन सप्लाई ऑफ सर्विसेज है उसकी। सेवाओं की निरंतर पूर्ति शाह से ऐसी सेवाओं की ऐसी पूर्ति से है जो किसी अनुबंध के अधीन निश्चित समय अंतराल पर भुगतान की बाध्यताओं के साथ 3 मास से अधिक की अवधि के लिए निरंतर रूप से या आवर्ती आधार पर उपलब्ध कराई जाए या उपलब्ध कराने के लिए अनुबंध किया जाए, और इसके अंतर्गत ऐसी सेवाओं की पूर्ति सम्मिलित है जो सरकार किन्हीं शर्तों के अधीन रहते हुए अधिसूचना द्वारा निर्देशित करे। ये धारा 2 की उपधारा 33 में परिभाषित हुई। फिर परिषद कौन से, धारा 236 के अंतर्गत इसकी परिभाषा दी है। परिषद का अर्थ है वो संविधान की धारा 279A के तहत स्थापित माल और सेवा कर परिषद है के रूप में व्यक्त है। फिर हम धारा 2 उपधारा 37 में क्रेडिट नोट क्या, क्रेडिट नोट से जो आशय है वो धारा 34 उपधारा 1 के तहत एक पंजीकृत व्यक्ति द्वारा किए गए दस्तावेजों से है। धारा 2 उपधारा 39 में के अंतर्गत हम समझा गया निर्यात को परिभाषित किया है, और इसका आशय माल की ऐसी पूर्ति से है जिसे धारा 147 के अधीन अधिसूचित किया जाए। उसके बाद दस्तावेज जो डॉक्यूमेंट्स की बात है वो धारा 2 की उपधारा 41 में परिभाषित किया है। इसके अंतर्गत सभी प्रकार के लिखित या मुद्रित अभिलेख सम्मिलित हैं, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 2 उपधारा 1 में परिभाषित इलेक्ट्रॉनिक्स अभिलेख भी सम्मिलित हैं। जो 2000 अधिनियम था सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम,
उसकी जो धारा 2 उपधारा 1 में जो परिभाषित किए गए इलेक्ट्रिक अभिलेख को उसमें दस्तावेजों में सम्मिलित माने। फिर धारा 2 उपधारा 42 में ड्रा बैंक। भारत में निर्मित कोई भी सामान जो कि निर्यात किया जाता है के संबंध में किसी भी आयातित इनपुट पर या किसी भी घरेलू इनपुट या इन वस्तुओं के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले इनपुट सेवाओं पर शुल्क कर या शेष की छूट को ड्रॉबैक कहते हैं। ड्रॉबैक यदि इस पर छूट दी जाती है, चाहे वो शुल्क के हों जो इनपुट की सेवाओं पर, या कर के रूप में हो या शेष के रूप में, तो ड्रॉबैक है। धारा 243 के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक नकदी खाता, जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है उसको परिभाषित किया है। इलेक्ट्रॉनिक नकद खाता जो का अर्थ है वो धारा 39 की उपधारा 1 में निर्देशित इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते के रूप में किया है। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का अर्थ है माल या सेवाओं की पूर्ति या डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर डिजिटल उत्पादन सहित दोनों की पूर्ति करता है। ये धारा 2 की उपधारा 44 में परिभाषित किया है। इसके बाद हम धारा 2 उपधारा 45 में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर की बात करते हैं। ऑपरेटर जो उसको संचालित करता है उसकी, तो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स ऑपरेटर शायद से उस कोई भी व्यक्ति से है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के लिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सुविधाएं या प्लेटफॉर्म का मालिक है, संचालित करता है या प्रबंधन करता है। कहने का इसके जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की व्यवस्था करता है, जो उसको ऑपरेट करता है, उसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कहते हैं। धारा 2 की उपधारा 46 में इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर की बात है, उसको परिभाषित किया है। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का अर्थ है कि धारा 49 की उपधारा 2 में निर्दिष्ट जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है उसमें रूप में परिभाषित है। अब हम इससे आगे धारा 2 की उपधारा 47 में छूट प्राप्त प्रदाय या कर मुक्ति पूर्ति, छूट प्राप्त प्रदाय या कर मुक्त पूर्ति की बात करें, एग्जम्प्टेड सप्लाई की, तो इससे आशय ऐसी किसी माल या सेवा या दोनों की पूर्ति से है जिनकी एकीकृत माल और सेवा पर कर अधिनियम IGST की धारा 6 के अधीन कर की दर शून्य हो, या जिसे धारा 11 के अधीन कर की छूट पूरी दी गई हो और इसके अंतर्गत गैर कर योग्य पूर्ति भी सम्मिलित हो। अब हम धारा 249 के अंतर्गत परिवार को परिभाषित किया है, और इस फैमिली से मतलब परिवार से जो आशय है वो पहला है व्यक्ति का पति या पत्नी और उनके पुत्र पुत्री। फैमिली में उस व्यक्ति, लेडीज है तो उसका पति है, पुरुष है तो उसकी पत्नी भी है, और उसके बच्चे पुत्र पुत्री। दूसरे उसमें व्यक्ति के माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, भाई और बहन, यदि वो पूर्ण रूप से या मुख्य रूप से उस व्यक्ति पर आश्रित हैं तो उसको भी परिवार में सम्मिलित किया जाएगा। और इससे आगे स्थायी स्थापना, फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट, शासन, कारोबार के पंजीकृत स्थान से भिन्न किसी ऐसे स्थान से है जो अपनी स्वयं की आवश्यकताओं के लिए सेवाओं की पूर्ति करने या सेवा प्राप्त करने और उसका उपयोग करने के लिए मानव और तकनीकी संसाधनों की उपयोगिता के साथ स्थायित्व और उपयुक्त संरचना की पर्याप्त विशेषता रखता हो, वो धारा 250 में परिभाषित किया है। और धारा 2 की धारा जो उपधारा 52 है उसमें माल के बारे में परिभाषित किया है। गुड्स, माल से आशय मुद्रा और प्रतिभूतियों से भिन्न प्रत्येक प्रकार की चलायमान जो मूविंग संपत्तियां हैं से है, किंतु इसमें अभियोज्य योग्य दावे, उगती फसलें, भूमि से जुड़ी हुई या उसके भाग रूपी ऐसी घास और वस्तुएं सम्मिलित हैं जिन्हें पूर्ति करने से पूर्व या पूर्ति के अनुबंध के अधीन पृथक किए जाने का करार किया गया है। और धारा 2 की उपधारा 59 में इनपुट की बात
को परिभाषित किया। इनपुट क्या है? इस यहाँ से किसी कारोबार के संचालन उसे बढ़ाने के लिए किसी पूर्तिकर्ता द्वारा उपयोग किए गए या उपयोग हेतु रखे गए माल से है जो पूंजी माल से भिन्न हो। और धारा 2 उपधारा 60 में अभी हमने इनपुट पढ़ा था, धारा 2 उपधारा 59 में, उसमें इनपुट सेवा की बात है धारा 2 उपधारा 60 में। इनपुट सेवा से आज से क्या है? इस यहाँ से कारोबार के दौरान या उसे बढ़ाने में किसी पूर्तिकर्ता द्वारा उपयोग की गई या उपयोग किए जाने के लिए रखी गई कोई सेवा से है, इस प्रकार उसको इनपुट सेवा है, वो धारा 260 में किया। इस प्रकार से हमने जो प्रमुख तकनीकी शब्द उनकी परिभाषाओं का अध्ययन करते हुए अब हम शेष बचे हुए जो इसकी तकनीकी जो शब्द हैं उनकी परिभाषाएं हैं उनका आगे के वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।